दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है मजबूती के संकेत और क्या लगातार 13वें दिन भारतीय बाजार रिकॉर्ड हाईज बनाएंगे? और जवाब है हाँ। तो आइए एक और ऐतिहासिक दिन के लिए हो जाइए तैयार। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, त्योहार का भी दिन है तो लोहड़ी की सबसे पहले तो बधाई है सर आपको और पूरी टीम और व्यूअर्स को। बिल्कुल, आपको भी दीप और हमारी पूरी टीम को, सारे दर्शकों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, सारे त्योहार, बैसाखी सारे एक साथ आते हैं, तो इन सब त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। और भले ठीक है कल मार्केट खुले, आज मार्केट खुले, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद इन त्योहारों को मनाएं। और ऐसा नहीं कि मार्केट खुले तब आप त्योहार नहीं मना सकते, मार्केट में भी त्योहारों का ही समय चल रहा है। जिस तरह की तेजी हो रही है, इसे आप इंग्लिश में पार्टी कह लें और हिंदी में त्योहार और उत्सव कह लें, तो तेजी का उत्सव जो चल रहा है वो यहाँ मनाएं और बाकी परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आप लोहड़ी मनाएं। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की। बिल्कुल सर। और 13वां दिन है, 13 तारीख है, तो यूजुअली कभी कभी थोड़ा बैड लक से भी एसोसिएटेड होता है ये वर्ड, पर बाजार के लिए तो लकी होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो 13 नंबर की जर्सी पहनते हैं। सही बात है। और पसंद करके तो आज तो 13 नंबर लकी है, आज तो होना चाहिए। आज तो बिल्कुल लकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लगातार 13वें दिन बाजार नए हाइज बनाने के लिए तैयार है, तो संभावना पूरी है। आज 14,600 के जो दर्शन हमें करने हैं आज होने की पूरी संभावना, कल थोड़े से बच गए, लेकिन आज पूरी संभावना है कि हम 14,600 के लेवल को पार भी करेंगे, देखेंगे भी। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल ट्रेंड पे प्रॉपर सेटअप है। तो चलिए आज के ट्रिगर्स एक बार जल्दी से देख लिए जाएं, किन ट्रिगर्स के दम पर बाजार ट्रेड करेंगे। अमेरिकी बाजारों में फिर से रही तेजी, 60 अंकों की उम्मीद से थोड़ी कम, 100 अंक ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजार बंद होने के वक्त, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 25-50 पॉइंट में कोई खास अंतर पड़ता नहीं। डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में आपको नजर आएंगे। नेस्डेक भी कल की रिकवरी के बाद 35 अंक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद का एक्शन भी उतना ही मजबूत है जितना बाजार के दौरान। इन्फोसिस और विप्रो आज अपने नतीजे पेश करेंगे, तो आज और कल दोनों स्टॉक भी और साथ ही साथ आपके ये सारे के सारे आईटी सेक्टर भी फोकस में रहेंगे। कैबिनेट की अहम बैठक है, माइनिंग और मिनरल से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स पर रखिए नज़र। इस एक्ट में बदलाव के कुछ संशोधन होंगे जो आज कैबिनेट में डिस्कस किए जाएंगे। नवंबर के आईआईपी ग्रोथ -2% के आसपास है, लेकिन जो महंगाई दर है वो घटकर आई है, वो थोड़ी राहत की बात है कि महंगाई दर घटकर 4.5% के आसपास आई, तो आरबीआई के कंफर्ट जोन की तरफ महंगाई दर बढ़ रही, तो ये एक अच्छा संकेत है, स्पेशली बैंक्स के लिए। स्पेशली बैंक्स के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है। बैंकिंग शेयरों में जो कल तेजी बनी और बैंक निफ्टी ने जो कल 23 मार्च के लो से अब तक का सबसे बेस्ट हाई दिया, लाइफ टाइम हाई, सेकंड बेस्ट लाइफ टाइम हाई है, उसके आसपास बंद हुआ है। इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई कह सकते हैं, 32,447 का 347 का जो लाइफ टाइम हाई है उससे 8 पॉइंट नीचे बंद होना, कोई मतलब लाइफ हाई पे बंद हुआ है। तो आज बैंक निफ्टी में इस इन्फ्लेशन के आंकड़ों के दम पर और एक्शन बनेगा। इंटरडे हाई आते हुए दिखता है सर, जिस तरह से जिस तेजी से कल रिकवरी आई है। हाँ, संभावना है पूरी, जिस तेजी से रिकवरी आई है कल के 2000। हाँ याद बिल्कुल, तो संभावना पूरी है। और वैसे भी एक चीज और है दीप की, बैंक निफ्टी अपनी चाल एक दिन में नहीं छोड़ता। करेक्ट, कम से कम 2 से ढाई दिन बैंक निफ्टी का एक्शन रहता है, तेजी की तरफ का भी और मंदी की तरफ का भी, सुस्ती का भी। तो बैंक निफ्टी का करेक्शन 2.5 दिन का आमतौर पर है। करेक्ट। और निफ्टी का करेक्शन आधा दिन का रह गया, आधा घंटे का भी कह सकते हैं हम, बस उतना ही है जी। ठीक है, तो नजर रखेंगे सर। एक्चुअली बैंक्स पर ही वो था कि पीएसयू बैंक्स में जो इतना बढ़िया मोमेंटम आया, वो बैंक निफ्टी को उतना ज्यादा तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट टॉप डाउन सारे के सारे पीएसयू बैंक्स जो तेजी दिखा रहे हैं, ये मतलब बाजार की एक्सपेक्टेशन है या फिर इतने समय से इग्नोर कर रहे हैं इसलिए सोचा कि चलो पीएसयू बैंक्स भी देख लो? रोटेशन है। हाँ, मतलब आपको कुछ अच्छा भी चाहिए, कुछ सस्ता भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो शुरुआत में आप अच्छा लेने की कोशिश करते हैं और जब बड़ी तेजी हो जाए तो सस्ता लेने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, अब आपको पता है कि कोटक अच्छा है, आईसीआईसीआई अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सस्ता कुछ चाहिए। तो फिर वो सस्ता लेने के चक्कर में फिर आप और फिर आप ये कहते हैं कि भाई ये सस्ता है तो किसी वजह से होगा। हाँ, सरकारी बैंक उतने अच्छे नहीं, लेकिन उतने बुरे भी तो नहीं है, ऐसा थोड़ी कि बंद हो जाएंगे। सी इट्स यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ जी खरीदने के पहले। आपको किसी और को तो कन्विंस करना नहीं है, अपने आप को कन्विंस करना सबसे आसान काम है। मुझे अगर आपको करना हो या आप मुझे करना हो, मैं मानूं ना मानूं मेरी मर्जी, लेकिन मुझे अपने आप को ही करना, ना 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 बैंक को भरोसा ठीक है, बस बाकी सब इतना महंगा है। तो यही एक्चुअली पैटर्न चल रहा है। जो नहीं चले हैं उनमें कहाँ हम लाइफ हाई पर वैल्यू ढूंढ सकते हैं, स्टोरी ढूंढ सकते हैं। मतलब आप ये देखिए ना,
जब तेजी की शुरुआत में ग्रोथ स्टॉक्स, ये स्टॉक सारे लीडर्स भागते हैं, बाद में आप उन्हीं लीडर्स में सम ऑफ द पार्ट्स करने लगते हैं कि अगर आईसीआईसीआई बैंक को 10 कंपनियों में डीमर्ज कर दिया जाए और मंदी के वक्त आप आईसीआईसीआई बैंक की 10 कंपनियों को साथ में मर्ज करने की बात करेंगे। ये मार्केट की टेंडेंसी है और आज से नहीं है, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से, जब से चल रहा है मार्केट तब से है। तो पॉइंट यही है कि आप किस मूड माहौल में, उस हिसाब से आपकी थॉट प्रोसेस होती है और उस हिसाब से आपका एक्शन होता है। तो अभी ये जो एक्शन है सरकारी बैंकों में, प्योरली ऐसा कुछ नहीं कि सरकारी, हाँ रिजल्ट अगर अच्छे आ रहे हैं तो प्राइवेट बैंक्स के भी अच्छे आ रहे हैं जी, और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं सरकार और मिड कैप बैंक्स में। कल जैसे कर्नाटक वगैरह ने रिजल्ट दिए तो वो सबके एक जैसे दिखेंगे, बट ठीक है, वैल्यू दिख रही है लोगों को सरकारी बैंकों में, तो ठीक है। बिल्कुल, तो बढ़िया है। तो पीएसयू बैंक्स कल इंडेक्स 6% उछला है, नजर रखिए वहां पर। सर ढेरों स्टॉक्स एक्शन में है, पर एक बार फिर से जो हमारी बायबैक पर एक्सक्लूसिव रिसर्च थी वो सटीक रही। भारत रसायन, हमने जो रेंज दी थी उस रेंज की एकदम टॉप एंड 11,500। दीप, अब तक जितनी बायबैक की रिसर्च की उसमें सबसे मुश्किल यही थी, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। और उसकी वजह यह है कि दीप, एक तो ये कि इनका पहला बायबैक था, हिस्ट्री नहीं है जी। दूसरा ये कि ये कम लिक्विड कंपनी है जी, या कम लिक्विड इन द सेंस कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, तो आपके लिए प्राइस डिस्कवरी और ये सारी चीजें बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो लो लिक्विड स्टॉक है ना, उनमें एग्जैक्ट प्राइस डिस्कवरी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और तीसरी चीज ये कि कंपनी का बड़ा डिविडेंड देने का इतिहास भी नहीं है जी, कि भारी भरकम डिविडेंड देती हो। 11,000 का 10,000 का स्टॉक है, लेकिन बड़ा डिविडेंड देने के इतिहास भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कई बार, आप भी थे, हमने विचार विमर्श किया, मंथन किया कि भाई हम ये दे रहे हैं 10,700, 11,500, क्या ये सोचना चाहिए कि थोड़ी हायर रेंज हो सकती है। फिर हमने एक ही काम किया, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि यही चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है। कई बार हम भी सब्जेक्टिव होने की कोशिश करते हैं, बाजार के मूड माहौल को देखते हुए, अरे कंपनी बहुत अच्छी है, हो सकता है और पहली बार कर रही, ज़्यादा बार। हमने कहा ना, ये सब दिमाग में मत लाओ, साइड में रख दो, सिर्फ और सिर्फ जो डेटा में निकल कर आ रहा है कि डेटा के हिसाब से क्या हो सकता है। और जब आप डेटा पर फोकस करते हैं, एग्जैक्टली डेटा में 10,700, 11,500 है, हमने कहा ऐसे रख दें, सही होगा तो सही, गलत होगा तो भी ठीक, कोई बात नहीं। गलत होगा तो भी हम कह देंगे भाई पहली बार था तो नहीं, एग्जैक्ट नहीं कर पाए, कोशिश पूरी की, लेकिन टचवुड ऊपर वाला साथ है, हमारी टीम ने मेहनत की है और मेहनत की तो एग्जैक्टली निकल कर आया। ये चीज़ें है ना, सेटिस्फेक्शन देती है। आप 2,000 आज के कल के ईयर वो कर ले करा ले, वो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जब आप मेहनत करके किसी एक स्टॉक पर वक्त लगाते हैं, 4-6 घंटे बिताते हैं, पढ़ते हैं पूरी बैलेंस शीट को, डेटा क्रंचिंग करते हैं, और उसके बाद जब ये रिसर्च निकल कर आती है तो हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ढंग का काम किया है। नहीं, बिल्कुल सर, एकदम सटीक स्ट्रैटेजी रही और बढ़िया एक्शन हमने देखा है। एक बार देख लेते हैं क्या बताया था आपको भारत रसायन के बायबैक पर। बायबैक का प्राइस जो है वो हमारा निकल के आ रहा है 10,700 से 11,500 का। 10,700 से 11,500, लेकिन ये पहला बायबैक है, ये पहला बायबैक है इस कंपनी का। इसके पहले कोई बायबैक इस कंपनी ने किया नहीं, तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस कंपनी का। 11,500 की रेंज में आना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि पहला बायबैक है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा छोटा है, कंपनी बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च सटीक रही इनके बायबैक को लेकर। बायबैक आया है 11,500 रुपए पर शेयर के भाव पर, और हमने भी एग्जैक्ट यही फिगर आपको दिया था। हमने जो रेंज दी थी वो 10,700 से 11,500 की दी थी। भारत रसायन ये रहेगा आज स्टॉक इन फोकस। सटीक रही हमारी रिसर्च जहां तक इस स्टॉक का सवाल था। अनिल जी, एक और स्टॉक जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट अब फाइनली आ रहा है, आशु जी का फेवरेट भारतीय एयरटेल। हाँ, आज भारत नाम पे ही फोकस पूरा है। जहाँ तक भारत रसायन का सवाल है, जिन लोगों के पास शेयर है उन्हें टेंडर करने की जरूरत नहीं जरूरत। आपने कहा भी स्टॉक तो कंपनी तो अच्छी है, कंपनी अच्छी है, 11,500 के भाव में आपको देने की जरूरत नहीं। लगभग 1 लाख शेयरों का बायबैक है, आप होल्ड कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल मतलब कहते हैं ना कि वो सबका वक्त आता है, और वक्त भारतीय एयरटेल का आ चुका है। और जो क्लीन अप हुआ है, 10, 12, 15 प्लेयर्स टेलीकॉम सेक्टर में हुआ करते थे, और उसके बाद ये सारा क्लीन अप हो गया। अब आपको पता है कि कौन बचने वाला है, और जो बचने वाला है उसमें सबसे 2 मजबूत प्लेयर रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल है। जो अप्रूवल मिली है भारतीय एयरटेल को कि 100% तक एफडीआई जाने की, अभी 49% है, 49 से अब आप 100% तक जा सकते हैं। ये जबरदस्त है। सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है टेलीकॉम सेक्टर में वो कैपिटल की है जी,
क्योंकि आपको हर वक्त टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, हर वक्त। और अब 5G सामने आ रहा है, बड़ा निवेश है। तो अगर जब तक आप 4G को अपने स्टेबल करें और वहाँ पैसा लगाएं, उसका रिटर्न आने लगे, उससे पहले आपकी नई टेक्नोलॉजी तैयार है। तो नई टेक्नोलॉजी के लिए आपको चाहिए बड़ा पैसा। और अब यहाँ पर भारतीय एयरटेल में जो खबर आई कि अब 100% FDI की सारी रेगुलेटर्स की अप्रूवल मिल चुकी है। जाहिर सी बात है 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। मित्तल साहब सारा थोड़ी प्लेट में सजा के दे देंगे कि भाई मैं इतनी 20 साल से कंपनी बना के बैठा हूँ, इस लेवल तक लाया हूँ। लेकिन हाँ, आपके पास सबसे बड़ी बात यह दीप की फंड्स रेज करने की गुंजाइश बन जाती है। आप पैसा रेज कर पाते हैं तो कैपिटल की कमी नहीं आएगी, ये आप कह सकते हैं। तो ये मुझे लगता है। और कहने में कह सकते हैं कि 14,560 के आसपास, और पिछले 2-3 दिनों में मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी एक भी एक्सपर्ट ने रिकमेंड नहीं किया हो। आशीष सर तो लगातार दम 400 के लेवल से ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी सब लोग भी, कुणाल जी, राकेश जी कह रहे हैं, सब लोगों ने दबाकर रिकमेंड किया है। मुझे लगता है ये वापस 600-625 की रेंज में बढ़ा। और अब तो MSCI रीबैलेंसिंग भी इनकी हो जाएगी। कुछ अनुमान तो सर कह रहे हैं 7,500 करोड़ का इन्फ्लो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो 6,000, 7,000, 7,500 करोड़ का मुझे लगता है कि ये 600 प्लस की तरफ बढ़ रहा है। आज ही अगर 600 हो जाए तो बड़ी बात नहीं। हाँ, दिख ही रहा है सर, जिस तरह से कल भी आई थिंक मार्केट ने थोड़ा एंटिसिपेट कर लिया था। कल भी एक्शन कल पक्का पता था। कल काफी खबरें चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इधर उधर सब जगह चल रही थी खबरें कि ये आ रही है फाइनल अप्रूवल आगे। कल ये सारी खबरें थी मार्केट में, और इसीलिए डे हाई पर बंद भी हुआ और बढ़ा भी। लेकिन उसके बावजूद जगह है। तो फिर भारतीय एयरटेल आज स्टॉक ऑफ द डे मैंने इसलिए नहीं दिया दीप, खुलेगा ही बहुत गैप से। अब क्या 700 खुलेगा तो अब क्या, सॉरी 600 खुलेगा तो अब आप क्या बोलेंगे इसमें, इसलिए मैंने दिया नहीं। बट 100% इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत बड़े एक्शन आज होने वाले हैं। चलिए, तो एक्शन रहेगा भारतीय एयरटेल में। अच्छा, इसके साथ आइडिया भी चल जाएगा। आइडिया भी चल जाएगा। वहां पर भी एक्चुअली सर पिछली तिमाही में मॉर्गन स्टैनली ने अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई, 1 से 1.5% की है, 1.1 से 1.5। हाँ सर, आधे परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई है। और कल बड़े दिनों बाद 12 के ऊपर भी बंद हुआ है। तो आज वोडाफोन आइडिया भी थोड़ा ठीक हो सकता है। अच्छा, टेस्ला आप बुक कर रहे हैं सर? बंसल जी वो पहले कतार में, क्योंकि उनका टेस्ला के नाम से ही बजट बिगड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन फाइनली अच्छी बात है, फाइनली टेस्ला की एंट्री हो रही है। कंपनी बनने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी बनने के बाद कम प्लांट लगकर प्रोडक्शन आने में तो वक्त लगेगा, कब कैसे कितना आता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इसमें एक बात पढ़ने लायक है 2 तरीके से। पहला, इंडियन कंपनीज को कंपटीशन के लिए तैयार होना का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंडियन कंपनीज है, अब उन्हें ये देखना है कि वो टेस्ला के पहले गाड़ियां बनाकर कितना फास्ट रोल आउट कर सकते हैं। अब टेस्ला कितना बाहर से बनाकर यहाँ लाएगी, कितना यहाँ बनाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। वो शायद ऑटो सेक्टर के दिग्गजों के लिए रिसर्च का विषय है कि टेस्ला कितना कंपटीशन दे सकती है। लेकिन देगी तो ही, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नाम आता है, सबसे पहला नाम आपका दिमाग में टेस्ला है ना। तो वो कंपटीशन है। तो अब कंपटीशन कब होगा, कितना होगा, किस किस के लिए होगा, मुझे पता नहीं। तो मैं वहां दिमाग नहीं लगाता जी। मैं दिमाग कहाँ लगाता हूँ? मैं दिमाग ये लगाता हूँ कि टेस्ला अगर भारत में आ रहा है तो टेस्ला किस किस को बिजनेस देगा। करेक्ट। टेस्ला से किन कंपनियों को हमें फायदा हो सकता है। तो आज हम उसी पर रिसर्च करने की तैयारी में भी है कि कौन सी कंपनियों का, ऐसा अंदाज से नहीं कि ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, ये भी बैटरीज बनाता है, ये भी वो करता है, ऐसा नहीं। एक्चुअली किसको फायदा हो सकता है, उस पर हम रिसर्च करके देखेंगे। बिल्कुल। तो आज काफी कुछ उस रिसर्च, उस तरफ भी हम बढ़ेंगे, उसमें भी आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आज हम बताएंगे। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इस पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पूरे ऑटो से रिलेटेड एंसिलरी स्पेसेस में भी बढ़िया एक्शन रहा है, और टेस्ला की एंट्री अब फाइनली भारत में भी हो चुकी है। तो सर, एक्शन को फिर आगे बढ़ाते हैं। बताएं, आज के दिन अगर रिकॉर्ड आना है तो संकेत क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल रख सकते हैं। नेगेटिव के बजाय न्यूट्रल करें इन्हें, नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल रखा है मैंने। तो एफआईएस के संकेत को न्यूट्रल कर दें। डीआईएस के संकेत आप नेगेटिव साइड पे रखिएगा, और एफएनओ के संकेत नेगेटिव से कॉशियस हुए, एक नॉच बेहतर हुआ है। सेंटीमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है। 14,450, 14,500 दिन का मजबूत सपोर्ट रेंज है। वैसे तो यही नहीं टूटने वाला है। एक रेंज हैंडी रख लीजिए, 14,375, 14,400 ब्लाइंड बाय जोन है। ओके। 14,575, 14,625 जहां पर आप खुलेंगे, ये एक बार की आपकी ऊपरी रेंज है। इसको पार करने के बाद 14,675, 14,700 की रेंज में आप जाने की कोशिश करेंगे। ये ऊपर की रेंज बनेगी। बैंक निफ्टी 32,100 दिन का मजबूत सपोर्ट जोन है।
उसके नीचे फिसले तो कल का लो 31,725 वहीं से घुमाए 31,725, 31,825, ये वो रेंज है जहाँ से आपको मजबूत सपोर्ट आता दिखेगा। ब्लाइंड बाय जोन है, अब नहीं मिलेगा, मुझे लगता नहीं अब नहीं मिलेगा, क्योंकि कल जो इस तरह का क्लोज दिया ना, अब बैंक निफ्टी 32,000 भी मुश्किल से जाना मुश्किल लगता है। ऊपर में 32,475, 32,625 ये ऊपरी रेंज है दिन के लिए। इसको पार किया तो लाइफ टाइम हाई हो जाएगा आपका 32,613 का लाइफ टाइम हाई आप पार कर लेंगे, तब आप 32,700, 32,800 तक पहुंचेंगे। वो फाइनल आपके लिए टारगेट होगा बैंक निफ्टी पर। तो लग रहा है सर कि आज एक अटेम्प्ट आ सकता है नए हाई पर बैंक निफ्टी का? संभावना है पूरी। इससे बढ़िया टाइम मिलेगा नहीं, इससे बढ़िया टाइम नहीं है लगता है। 32,613 पहुंच सकते हैं, बड़ी बात नहीं। चलिए तो फिर नजर रखेंगे, लाइफ हाई के लिए बैंक निफ्टी हो रहा है तैयार। दिन की रेंज क्या है सर? 14,500, 14,600 छोटी रेंज, 14,450, 14,650 दिन की मीडियम रेंज, 14,400, 14,700 बड़ी रेंज। ओके। 32,100, 32,475 छोटी रेंज, 32,000, 32,625 दिन की मीडियम रेंज, और 31,800 से 32,725 ये दिन की बड़ी रेंज है। ओके। यहाँ पर आपको जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन में कमी आई, 3% घटा है। वैसे भी एक चीज मैंने देखी, 80-82% के आसपास पहुंचने के बाद एफआईएस अपने लॉन्ग पोजीशन पर ब्रेक लगा देते हैं, थोड़ा वहां से कम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 76% भी कम नहीं है, कोई चिंता की खास बात नहीं। पुट कॉल रेशियो आपका थोड़ा सा घटा है 1.73, अभी भी कंफर्टेबल तो नहीं है, हल्का ओवरबॉट है, लेकिन बहुत अलार्मिंग और अलर्ट वाला नहीं कि आप नेगेटिव नहीं रख रहा हूँ मैं, इसे कोशिश रख रहा हूँ। विक्स 2% फिर से बढ़ा है जी। ओके, तो ये है आपके लिए जहाँ तक सवाल है पूरे के पूरे मार्केट सेटअप का। अच्छा सर, फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या बता रही हैं आपको? 14,475 का स्टॉप लॉस रखिए आप इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी 14,475 निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 31,950 थोड़ा सा दूर है दीप, लेकिन यही रखिए। ये ठीक है एक्चुअली। एक बार क्या करेंगे हम माफ कीजिएगा 31,500 माफ कीजिएगा 32,500 पार करने दें, फिर हमारा स्टॉप लॉस होगा 31,275 का 31,275। एक बार 32,500 क्या 32,275, 32,275 स्टॉप लॉस हो जाएगा 32,500 को पार करते, तब आपके लिए कितनी रिस्क हुई? 250 पॉइंट जी, ठीक है ना। तो 32,275 तब स्टॉप लॉस होगा, एक बार आप 32,500 पार करें। ठीक है, अभी आपको यही रखना है, जो बोला गया है वही करो। 14,600 आपका स्टॉप लॉस है, अगर उसके ऊपर खुल के टिके फिर छोड़ दीजिए, निकल जाइए। बहुत और आपको रुकना करना तो 14,625 स्पॉट लेवल, ये आपका स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी क्लियर कट स्टॉप लॉस 32,500 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है, नई पोजीशन सर खरीदी निफ्टी 14,500 के स्टॉप लॉस के साथ 14,600, 14,650, 675, 700 ये 4 टारगेट ऊपर की तरफ आपके लिए बनेंगे निफ्टी पर खरीदारी करने के लिहाज से। और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है जिनको बेच नहीं है हर रोज, वो बेच भी सकते हैं 14,650, 14,700 में ट्राई और लक 50-75 पॉइंट के लिए। 14,725 का छोटा स्टॉप लॉस, 600, 575, 550 बस। ओके, वहीं पर बस। ठीक है, ये है आपके लिए कुछ नए लेवल्स है जहां पर आपको रखनी है नज़र बाजार के एक्शन के हिसाब से। बैंक निफ्टी क्या करेंगे फिर से? बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए 32,000, 32,100 की रेंज में। अब मिलेगा नहीं मिलेगा मुश्किल है, लेकिन मिले तो वहां पर छोड़ना नहीं है, और छोटा स्टॉप लॉस लगाना 31,900 का। ओके, बड़ा नहीं लगाना। 31,725 भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन नहीं लगाना नहीं, 31,900 का स्टॉप लॉस काफ़ी है। अब जब आप 32,300 के ऊपर बंद हो चुके तो अब आपको 31,900, 32,000 तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रेंज ऊपर शिफ्ट हो रही है ना। तो जब आप रेंज ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट होना चाहिए 31,900, 32,275, 350, 450 ये 3 छोटे टारगेट के लिए अगर आप नीचे खरीदते तो। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है और जिन्होंने कल तेजी की पोजीशन बनाई, कल हमने कही था, उनको स्टॉप लॉस आपको रखना है, आपको 32,000 का अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहें, या फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं अगर शुरुआत होती है तो। 32,450, 32,500, 600, 725 और 800 तक के टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी में बनते हैं। तो जिन लोगों ने कल 32,400 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है या सीधे सीधे फ्यूचर्स खरीदे हुए, वो 32,000 का स्टॉप लॉस रखें। बाद में मैं स्टॉप लॉस रिवाइज कर दूंगा आपका, 32,275 पर ले आएंगे। अभी वही स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में खरीदारी करके चले। ठीक है, बेचना है? हाँ, बेच सकते हैं 32,700, 32,800 की रेंज में चांस ले सकते हैं। देखिए 32,613 के ऊपर खुला नीला आकाश, ब्लू स्काई जोन है, तो कोई लेवल तो है नहीं। अब जिसको किसी को चांस लेना है, बेचना है, तो 500 पॉइंट का बॉक्स पकड़ लो ना, तो ये बॉक्स आगे शिफ्ट हो रहा है, तो 32,700, 800 की रेंज में एक चांस ले लीजिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, 50 पॉइंट का ट्रिगर हो गया तो कोई बात नहीं, और नहीं ट्रिगर हुआ तो 32,625, 525, 400 और 350 तक के टारगेट में कहीं जहां भी आपको ठीक लगे वहां शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए। ओके,
तो ये है आपके लिए जहाँ तक लेवल्स का सवाल है, पूरा का पूरा सेटअप। अच्छा सर, डेटा अब थोड़ा समझाएं, जो फंड फ्लोज का डेटा है आपने एफआईज आज थोड़ा न्यूट्रल रखा है, थोड़े ढीले हैं दीप डेटा। उसकी वजह है कि खरीदारी का आंकड़ा थोड़ा छोटा है, 3 डिजिट का है, 570 करोड़ का, और सामने 300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, यानी कि नेट 270 करोड़ की खरीदारी हुई है, ठीक है ना, तो छोटी है। लेकिन सामने 1200 करोड़ के इंडेक्स बेचे, ये दिक्कत की बात है। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ी सी इंडेक्स में बिकवाली हुई। कल उन्होंने बेचे थे 1357 करोड़ के इंडेक्स, आज बेच दिए 1200 करोड़ के, यानी कि इंडेक्स पे ऊपर के लेवल पर थोड़ी सी एफआईएस पोजीशन हल्की कर रहे हैं। और इसमें ओपन इंटरेस्ट घटकर आए, शॉर्ट नहीं बने, तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट मुनाफा बुक किया। ओके, इसलिए डेटा न्यूट्रल है। और फिर भी मैं कहूँगा कि एक आध दिन के डेटा से हम डिसाइड भी नहीं करते, लेकिन चूंकि एनालिसिस तो रोज करना है ना, अब कल के डेटा को तो आज ही करना पड़ेगा। तो अगर आप मीडियम टर्म व्यू ले रहे हैं तो कहीं कुछ बदला नहीं है एक आध दिन में, रोज का व्यू ले रहे हैं तो आज डेटा उतने मजबूत नहीं जितने सोमवार को दिख रहे हैं। सोमवार को तो हम बोल ही रहते, अरे वो तो क्या डेटा थे, 6000 करोड़ की तो कैश में गजब। वैसे तो डेटा देखने को नहीं मिलते, तो वैसे नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि पिछले 5-7 दिनों के सबसे कमजोर डेटा आज ही है, आज ही सबसे कमजोर। तो कल फिर सर खरीदारी, मतलब मार्केट ऊपर कैसे गई, वही समझ में नहीं आता भाई, मतलब खरीदा किसने कल, Who has done it? क्योंकि बैंक निफ्टी भी 350 पॉइंट्स, तो सर फिर किसी ने तो कुछ तो करा ही होगा, कोई तो ले ही रहा है, सीधी सी बात है। अब वही है कि अब ये पीएमएस की बाइंग है, पता नहीं म्यूचुअल फंड्स में आउटफ्लो दिखता है, एफआईज ट्रेडर्स भी तो है, मतलब जिनको कभी कभी आप राइट ऑफ कर दे तो हो सकता है उनका ही एक्शन हुआ हो। फिनो पे आते हैं दीप, और प्रीमियम 34 पॉइंट की निफ्टी में बढ़कर आई है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाती है ट्रेडर्स का, ये और खरीद कर गए हैं। 14,500 आपके लिए आज मेक और ब्रेक लेवल है। ओके, और वो टूटना नहीं चाहिए। दो रीजन, पहला 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर पुट में, और 21 लाख शेयरों का कॉल्स में। तो कॉल राइटर्स ऑलरेडी 60 पॉइंट नुकसान में, अगर 14,600 खुल गए तो 100 पॉइंट नुकसान में। इन्हें फिर 14,500 वाला जो कॉल राइट किया वो काटना है। तो 14,500 के जितना नजदीक आएंगे उतना तुरंत कॉल राइटर्स से ही खरीदारी आने लगेगी और शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, पहली चीज जी। दूसरी चीज है कि 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, सिंगल स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा 14,500 के पुट में जुड़ा है। इसका मतलब है कि 14,500 आसानी से टूटने वाला नहीं। आपके लिए बेस ऊपर 100 पॉइंट से आप बोल रहे हैं, 100 पॉइंट शिफ्ट हो गया। 14,600 को पार करने के बाद अगली रुकावट का लेवल 14,700 के आसपास हल्का सा है, तो 100 पॉइंट की जगह और बनती हुई दिखती है बैंक निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी, 32,000 ये टूटेगा नहीं। अब 32,000 पे 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में हाईएस्ट है, कॉल्स में भी 8 लाख शेयर हैं, तो कॉल्स भी अभी शॉर्ट हैं 32,000 पे। तो अगर आप नीचे आए भी तो कॉल राइटर्स ही आपको सपोर्ट दे देंगे। 32,300 या 6 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं, और 32,400 पे 5 लाख शेयर। तो अब होगा ये दीप की 32,400 500 आप जैसे जैसे पार करते जाएंगे वैसे कॉल राइटर्स बैकफुट पर आएंगे, और फाइनल आपके लिए जो एक रुकावट का लेवल है वो 32,500, जहां 12 लाख शेयर पुट राइटर कॉल राइटर्स हैं। तो वायदा कारोबार के लिहाज से आप रेंज देखेंगे तो 32,000 32,500, दोनों तरफ बराबर ओपन इंटरेस्ट है 12-12 लाख शेयर का। उसके बीच में आप 32,300 के आसपास बंद हुए हैं, करेक्ट। तो 32,500 पार करने के बाद 32,613 तुरंत ही बन जाएगा। वो जो कल निफ्टी में भी आपने यही बोला था कि एग्जैक्टली 70-75 पॉइंट एक साथ ही जाएगा, तो बैंक निफ्टी में वैसे, हाँ बैंक निफ्टी में फिर 150 पॉइंट तुरंत बनेगा। ओके, जैसा निफ्टी में कल 75 पॉइंट, बीच में कोई टारगेट नहीं था ना, वैसे ही बैंक निफ्टी का हाल है। तो डेटा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं, डेटा मजबूत है। पहले सपोर्ट से ही घूमेगा, हाँ 100% पहले सपोर्ट से घूमेगा। पहला सपोर्ट 14,500 है अभी। ओके, तो वहीं पर रखें नजर, 14,485 मोर प्रिसाइज, हाँ 14,485 है, लेकिन बहुत दूर हो जाता है, इसलिए 14,500 ही, 14,485 14,500 वहां तक तो मौका ही नहीं मिलता अगर, क्योंकि गैप से ऊपर खुल रहे हैं ना, नीचे खुल रहे होते तो फिर भी ठीक था। चलिए, तो एक और रिकॉर्ड के लिए हो जाइए तैयार। 13वें दिन आपको बाजार में रिकॉर्ड लगते हुए दिख सकता है। बैन में सेल था, सेल ही बना हुआ है, कोई फ्रेश एंट्री नहीं हुई है किसी और स्टॉक की। आइए आपको बता देते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज का क्या कहना है। कुशल, साथ ही देवांशी और वरुण हमारे साथ, आशीष हमारे साथ तैयार, माफ करिएगा। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज देखिए कैश स्पेस में सीएससी के रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे, साथ ही निफ्टी के तो इन्फोसिस और विप्रो पोस्ट मार्केट आएंगे ही। इसके अलावा कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है, एमएमडीआर एक्ट माइनिंग सेक्टर के लिए, उस पर संशोधन हो सकता है। आज उस पर चर्चा जो है उस पर संभव है। साथ ही IRFC यहाँ पर नजर रखिए, आज 12 बजे जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है IPO को लेकर, तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह के डिटेल्स निकल कर आते हैं। इसके अलावा डिशमैन कार्बोजेन यहाँ पर रिटेल निवेशकों के लिए OFS जो है वो आज से खुलता हुआ नजर आएगा। साथ ही मुरुदेश्वर सिरेमिक्स यहाँ पर प्रोमोटर को शेयर अलॉट करने पर बोर्ड बैठक आज होने वाली है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंतरिम डिविडेंड 9 रुपए प्रति शेयर का इन्होंने ऐलान किया था, अब ये जो है आज स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ कल जो है बाजार बंद होने के बाद नवंबर के IIP और CPI डेटा आए थे, माफ कीजिएगा, नवंबर में IIP डेटा जो है 2.1% से घटकर -1.9% सालाना आधार पर, और साथ ही अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 3.6% से घटकर -1.9% होता हुआ दिखा है। और दिसंबर के जो CPI कोर महंगाई दर है वो 5.9% से घटकर 5.7% मंथ ऑन मंथ आधार पर आती हुई दिखी है। इसके अलावा कुछ एक पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स भी आए थे कल के सत्र में, जिसमें टाटा एलेक्साइज सबसे पहला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहद स्ट्रांग नंबर्स, आप देखिए मार्जिन 27.3% से बढ़कर करीब 30% हो गए थे। साथ ही मुनाफे में भी 33% के उछाल के साथ 105 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। फिलाटेक्स इंडिया यहां पर भी ओवरऑल स्ट्रांग नंबर्स रहे हैं। यहाँ पर मार्जिन जो है 7.5% से बढ़कर 16.6% हुए हैं, और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 18.5 करोड़ से बढ़कर 66 करोड़ जो है वो आता हुआ दिखा है। और HPL इलेक्ट्रिक यहाँ पर भी नंबर्स काफी बढ़िया रहे थे, करीब 24% के उछाल के साथ मुनाफा 8.5 करोड़ के करीब आता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 13.1% से बढ़कर 14% होती हुई दिखी है। और अंत में टाटा मोटर्स, इसके ग्लोबल होलसेल नंबर्स आए हैं Q3 के, जहां पर 37% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त हमें देखने को मिली है, सालाना आधार पर 1% रही है। साथ ही कंपनी की जो पैसेंजर व्हीकल्स ग्लोबल होलसेल बिक्री है उसमें भी हमें 4% का इजाफा देखने को मिला है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं देवांशी के पास। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो डिशमैन कार्बोजेन, आज सरप्राइजिंगली हम देख रहे हैं कि जो नॉन रिटेल हिस्सा है वो 1.2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। पिछली बार इनको काफी ठंडा रिस्पांस मिला था, लेकिन आज देखना होगा कि रिटेल की तरफ से किस तरह से रिस्पांस आता हुआ दिखा है। कुल मिला के 0.8 टाइम्स अब तक ये ओवरऑल जो बुक है वो बढ़ती हुई दिखी है। और साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि अब वो जो ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है वो भी चुन रहे हैं, तो कुल मिला के 5.92% अब हिस्सा बेचते हुए दिखेंगे प्रमोटर्स। साथ ही वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर है, जहां पे दिसंबर तिमाही में मॉर्गन स्टैनली एशिया ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 1.1% थी, जहां से अब बढ़ाकर 1.58% कर दी है। साथ ही ऑटो स्टॉक्स पर नजर रखें, क्योंकि टेस्ला अब भारत में आ चुकी है। टेस्ला ने भारतीय बाजार में एंट्री ले ली है और कंपनी ने 8 जनवरी को ROC बेंगलुरु में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। HUL और गोदरेज कंज्यूमर, ये दोनों स्टॉक्स पर नजर रखें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों कंपनियों ने अपने जो साबुन की कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं। HUL ने 3% अपने साबुन की जो दाम है वो बढ़ाए हैं, और गोदरेज ने करीब 5% कीमत बढ़ाई है। जो कच्चे माल की लागत है वो बढ़ती हुई दिखी है, और इसी के चलते इन्होंने भी अपने प्राइजेस को बढ़ा दिए हैं। सुविन फार्मा, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि प्रमोटर्स ने अपने हिस्सा बिक्री के लिए कुछ निजी फंड्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया है, जिसमें ब्लैकस्टोन, वॉबर्ग पिंकस और CVC कैपिटल का नाम सामने आता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर्स की करीब 60% की होल्डिंग है, और उसमें से 50% से ज्यादा की होल्डिंग बेचने की योजना है। अगर ये डील होती है तो ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखेगा, तो इस पर नजर रखें। इंडिगो पेंट्स की जो IPO की डेट्स हैं वो बाहर आ चुकी हैं। 20 जनवरी से 22 जनवरी तक IPO खुलता हुआ दिखेगा, इस पर नजर रखें। और साथ ही काकतिया सीमेंट, इसके लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तेलंगाना से इनको एक डिमांड नोटिस जारी किया गया है। 20 करोड़ का पेमेंट करना होगा इनको। जो ग्रिड सपोर्ट चार्ज है वो पेमेंट नहीं किया था, इसी के चलते ये डिमांड नोटिस जारी की गई है। और आखिर में बल्क डील्स पर नजर कीजिए, जहां पे V2 रिटेल में बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ने करीब 1.8 लाख शेयर्स 98 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। इसी के चलते नेगेटिवली ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ओके, तो कुछ खबरों वाले स्टॉक्स आपके लिए जहां पर रखनी है नजर। आइए अब आपको बताते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है FIR में। गुड
मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज पूरे दिन भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा। यहाँ पर देखिए सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और 730 रुपए का लक्ष्य दिया, करीब 570 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली भी देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 680 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। ये कहने की आउटलुक तो बढ़िया ही, साथ ही जो एफपीआई लिमिट बढ़ी है इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एनबीएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यहाँ पर नोमिरा की रिपोर्ट आई है, काफी अच्छी रिपोर्ट है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो इनके ईपीएस में करीब 10 से लेकर 35% की बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि एसेट क्वालिटी को लेकर अभी भी इनका कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन फिर भी देखिए सभी स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एचडीएफसी लिमिटेड खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 2425 से बढ़ाकर 3175 कर दिया है। एलआईसी हाउसिंग में खरीदारी की राय बरकरार है, 350 से लक्ष्य को बढ़ाकर 550 कर दिया है, 440 की कल की क्लोजिंग है। एमएनएम फाइनेंस पर ज्यादा फोकस रखिए क्योंकि यहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल से रेटिंग को बदलकर अभी खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य देखिए 130 से बढ़ाकर 230 कर दिया और करीब 190 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस स्टॉक पर भी ये बुलिश है, लक्ष्य 825 से बढ़ाकर 1475 कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 383 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि स्टॉक पर कन्विक्शन इनका काफी ज्यादा है और आगे जाकर ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहां पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। एक और सेक्टर आज फोकस में रहेगा, पूरा मीडिया सेक्टर। रिपोर्ट बताऊं इससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की जी एंटरटेनमेंट पर जो रिपोर्ट आई है बताने से पहले कि जी मीडिया और जी एंटरटेनमेंट अगर आप देखें तो एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं। यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, कहा जी एंटरटेनमेंट इनकी प्रेफर्ड पिक है, लक्ष्य 280 से बढ़ाकर 306 रुपए कर दिया है। सन टीवी पर खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 590 से बढ़ाकर 616 कर दिया है। आइनॉक्स लीजर यहाँ पर देखिए 355 से लक्ष्य को बढ़ाकर 453 कर दिया, खरीदारी की राय बरकरार है और पीवीआर में भी लक्ष्य को बढ़ाकर 1770 रुपए कर दिया है। एबी फैशन सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 133 से बढ़ाकर 245 कर दिया। कह रहे कि कंपनी के बैलेंस शीट में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है और आगे जाकर कारोबार में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट टाटा मोटर्स पर सीएलएससी की रिपोर्ट है और 15 दिनों में अगर आप देखें तो दूसरी बार यहां पर टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, लक्ष्य 270 से बढ़ाकर 290 कर दिया है। कह रहे कि जेएलआर के बिक्री के आंकड़े शानदार देखने को मिले, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। 290 कर दिया, 270 से बार बार बढ़ा रहे हैं, जिससे स्टॉक बढ़ रहा है वैसे से पीछे पीछे टारगेट बढ़ा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। पहला वाला टारगेट तो जब करा तभी उसकी बात आ गया। अच्छा, पहले ये सबसे पहले टाटा मोटर्स पे बहुत बेरिश भी थे। हाँ सर, और तब ये सही पड़े थे, अब वापस मूड चेंज कर रहे हैं, लेकिन उतना बढ़िया उतना पहले नहीं कर पा रहे। तो चलिए देखते हैं, टाटा मोटर्स पहले भाग रहा है, टारगेट पीछे पीछे आ रहे हैं। अब 290 का टारगेट है सीएलएससी की तरफ से। आइए, वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी और राकेश जी ने मिलकर काम किया और बहुत ही क्वालिटी काम किया है और आज जॉइंट पिक ऑफ द डे है उन दोनों की। तो बताएं सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, हमारी जॉइंट पिक है और स्टॉक वही है अनिल जी जिसकी चर्चा चारों ओर है। स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल, जिसमें कई सारी खबरें भी आई हैं। तो भारतीय एयरटेल में अनिल जी कल के चार्ट को अगर आप देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखा हमने और जिस तरह की कैंडल अनिल जी कल बनी है ये बहुत ही दमदार है। भारतीय एयरटेल में शॉर्ट टर्म नहीं, काफी बड़ी तेजी बनने की संभावना दिखती है। तो भारतीय एयरटेल हमारा पिक ऑफ द डे है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। 558 558 का स्टॉप लॉस है, 585 585 पहला टारगेट, 593 दूसरा टारगेट और भारतीय एयरटेल है हमारा पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। ओके, तो बड़े टारगेट से लेकर खरीदारी भारतीय एयरटेल में, ये राय है इस वक्त कुणाल जी और राकेश जी दोनों की तरफ से। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय होगा कोल इंडिया पे, जिसमें कल एक ब्रेकआउट देखा है। 147 का क्लोज है, 144 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 153 का टारगेट मुझे लगता है आज आना चाहिए। ओके, 153 के टारगेट के लिए कोल इंडिया में करें खरीदारी, ये राय आपके। ओके, शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। मॉर्निंग सर। मेरा जो आज का पिक है वो खरीदारी की राय है पिरामल एंटरप्राइजेस। और अगर हम पिरामल एंटरप्राइजेस को देखें तो जनरली ये स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं होता है, लेकिन काफी समय के बाद एक ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ दिखा है और हमने लगभग जुलाई से लेकर के रिसेंटली अभी तक देखा था कि पिरामल एंटरप्राइजेस एक रेंज में बना हुआ था
और 1500 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन काफ़ी समय के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। और ये ब्रेकआउट बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम के साथ हुआ है, जहाँ पे हमने देखा है कि अपने एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है जो ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम है। तो एक ऑप्शन ट्रेड होगा 1600 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, जो लगभग 77 के आसपास क्लोज हुआ था कल। इस स्ट्राइक को, इस ऑप्शन को खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 105 रुपये का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 60 रुपये पे। तो पिरामल एंटरप्राइजेस का 1600 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए पिरामल एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की राय। अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा जो आज का पिक है वो बेसिकली जो कुणाल जी ने कहा भारती एयरटेल है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अपसाइड होने के लिए पोटेंशियल है, क्योंकि एमएससीआई के इंक्लूजन से जो फॉरेन फंड्स का इन्फ्लो स्टॉक में होगा उसमें डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तेजी होगी। लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि ये स्टॉक में बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस अभी भी रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। तो आज के सत्र में करीबन 575-580 मिलेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए और भी अच्छे रेट्स आगे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और अनिल जी दूसरा जो इन्वेस्टमेंट आइडिया मेरा है वो बेसिकली सुंदरम फास्टनर्स है। हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही बहुत ही बढ़िया आने वाली है। जैसे कि सभी को पता है कि कमर्शियल व्हीकल के सेल्स काफी बड़े हैं, पैसेंजर कार के बड़े हैं। सुंदरम फास्टनर्स एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है जो नॉट ओनली फास्टनर बट इंजन कंपोनेंट स्पेस में भी काम करता है। तो मुझे लग रहा है कि FY22 में तो नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आएगी। जिसको 6 से 12 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे लग रहा है कम से कम 625-650 का टारगेट पॉसिबल है। तो ये दो स्टॉक्स आइडियाज मेरी तरफ से। ओके, 625-650 के टारगेट के लिए सुंदरम फास्टनर्स को खरीदे। एंड ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल भी अविनाश जी को पसंद आ रहा है, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा है कि अब फॉरेन ओनरशिप लिमिट 100% हो गई है। अविनाश जी, वोडाफोन आइडिया का क्या होगा अगर भारतीय एयरटेल अब और स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर आ रहा है? जियो तो ऑफ कोर्स एक्शन में है ही, वोडाफोन आइडिया यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लगभग आधे % से प्रीवियस क्वार्टर में 12 रुपए के ऊपर है। क्या यहाँ पर वैल्यू दिखती है? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि एंटायर टेलीकॉम स्पेस में अगर हम देखें तो अगर वोडाफोन को कंपेयर करें तो अभी भी जो बैलेंस शीट है वो वोडाफोन की खराब हुई है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिस प्रकार की प्राइस अभी हमको दिख रही है, ज्यादा डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है। और होपफुली अगर वोडाफोन को फंड्स इनफ्लो टाइम पे मिलते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे रिवाइवल और टर्न अराउंड के लिए जगह मिलेगी। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि ये जो Q3 का नतीजे हैं प्लस जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री रहेगी फंड्स इनफ्लो पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर पैसा आता है और होपफुली काफी नए फंड्स इसमें पैसा डालते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छी रेटिंग देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आरपू स्टेबलाइज हो गए और इनको जो अगर पैसा मिलता है तो मेरे ख्याल से कर्जा कम करने में इनको काफी मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करें वोडाफोन आइडिया को, नज़र रखें इस काउंटर पर भी क्योंकि एक्शन भरपूर आ रहा है। और कल ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीनों ही स्टॉक्स हमें फोकस में आते हुए दिखे हैं। टाटा एलेक्सी जबरदस्त एक्शन में रहा ये स्टॉक और नतीजे भी काफी दमदार आते हुए दिखे हैं। एक बार जरा कुणाल जी से पूछ लेते हैं कि कुणाल जी, चार्ट सब कैसी दिख रही हैं? लगातार रिकमेंडेशंस तो आई हैं, कल थोड़ा सुस्त जरूर था बट नतीजे दमदार थे। 2100 के ऊपर जाते हुए देखते हैं स्टॉक को। देखिए, पूरी संभावना है दीपांशु। चार्ट बहुत ही शानदार है, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, लगातार हमने एक तेजी देखी है और जरूर कल थोड़ा बहुत करेक्शन एंटिसिपेशन में था, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है स्टॉक वापस से तेज हो जाएगा और 2000 रुपए के आसपास अब एक बड़ा बेस बन गया है। तो डिप्स में खरीदें। 2100 पार होगा तो स्टॉक में फिर 2200-2250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नए लाइफ टाइम हाइस बनेंगे। टाटा एलेक्सी जिनके पास है होल्ड कर। ओके, तो नजर रखिए इस काउंटर पर, एक्शन में आते हुए आपको दिख सकता है। बंसल जी, एक छोटा स्टॉक है HPL इलेक्ट्रिक, जरा यहाँ पर देखिए, सेल्स थोड़ी फ्लैट थी बट बाकी जो ऑपरेशनल नतीजे हैं वो अच्छे रहे और मुनाफे में भी बढ़िया उछाल दिखा है। कल भी स्टॉक 5% ऊपर था। HPL इलेक्ट्रिक क्या कह रहे हैं सर? देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान अच्छा है। एक बड़ा ब्रेकआउट हमने इसमें आते हुए देखा था और ब्रेकआउट के बाद 44 रुपीज एक अहम सपोर्ट है। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु वो होल्ड करें और जिनको नया खरीदना है वो थोड़ा सा वेट करें 49 के लेवल्स का टूटने का। 49 के लेवल्स टूटेंगे तब एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 49 के ऊपर बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद 56 से लेकर 58 के टारगेट बैठते हैं। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए ब्रेकआउट लेवल की वेट करें।
ओके, तो नई खरीदारी के लिए ब्रेकआउट का करें इंतजार। ये है आपके लिए एचपीएल इलेक्ट्रिक पर राय। अविनाश जी, टेक्सटाइल स्पेस से फिलाटेक्स के भी नंबर्स आए थे, यहाँ पर भी सेल्स ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रही थी, पर ऑपरेशनल तौर पर काफी मजबूत नंबर्स इनके आते हुए दिखे हैं। बताएं सर, अगर आप कवर करते हैं फिलाटेक्स पर कोई राय? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नंबर्स थोड़े बहुत मॉडरेटली इम्प्रूवमेंट दिखा चुके हैं। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी एक्शन आ रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि बजट में टेक्सटाइल सेक्टर पे काफ़ी अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं जो सेक्टर को हेल्प करेंगे। मुझे लग रहा है कि दीपांशु, बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे कि अरविंद है, टिपिकली सेंचुरी है, यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी बेनिफिट्स आएंगे ये बड़े प्लेयर्स को ज़्यादा फायदा करेंगे। तो मेरी राय में डेफिनेटली लार्ज कैप प्लेयर जैसे अरविंद और सेंचुरी पे नजर रखें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय। टेक्सटाइल स्पेस में और बेहतर विकल्प हैं, बट फिलाटेक्स पर भी नजर रखें। आज ऑफकोर्स नतीजों पर ये स्टॉक जरूर रिएक्ट करेगा। शुभम जी, जरा टाटा मोटर्स पर आप भी अपनी राय दें, क्योंकि स्टॉक तो जबरदस्त तेजी में रहा है, ब्रोकरेजेस का भरोसा बढ़ रहा है, टारगेट हाइक्स हुए हैं और इनके जो जेएलआर के नंबर्स हैं होलसेल लेवल पर वो भी अच्छे आए हैं। और तेजी देखते हैं इस चार्ट पर? दीपांशु जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो रैली टाटा मोटर्स में हमें देखने को मिल रहा है वो लगभग 265 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए तो अगर पुल बैक होता है, अगर जस्ट इन केस अगर 232 के आसपास के लेवल पे मिलता है तब खरीदना चाहिए। लेकिन अगर ऑलरेडी यहाँ पे अगर होल्ड कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो इसमें बने रहने की राय है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 225 रुपये पे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है बिकॉज स्टॉक काफ़ी चल चुका है, तो मुझे लगता है 225 का जो लेवल है वही एक सेफ लेवल होगा। और 265-270 तक के टारगेट के लिए इसमें मुझे लगता है कि 4 से 5 दिनों के लिए और इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर व्यू। बंसल जी को भी पसंद आ रहा है टाटा मोटर्स और लगातार उन्होंने भी यहाँ पर राय दी है। देखते हैं अब अगला लेवल क्या रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। बंसल जी, गोदरेज कंज्यूमर पर राय दें। इन्होंने अलॉन्ग विद एचयूएल दोनों कंपनीज ने साबुन की कीमतें बढ़ाई हैं और कुछ और प्रोडक्ट्स की कीमतें भी यहाँ पर बढ़ाई हैं। वैसे तो कल थोड़ा क्वाइट था, पर 760 के लेवल्स पर गोदरेज कंज्यूमर कैसा लगता है? देखिए दीपांशु, बहुत अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट ये स्टॉक ब्रेकआउट लेने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें एक ब्रेकआउट 763 के ऊपर देखने को मिला है, 19 स्तरों के आसपास चल रहा है। तो करेक्शंस पर स्टॉक को खरीदने की राय होगी। एक बार इस 765 के ऊपर सस्टेन करेगा तो काफी बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। तो करेक्शंस पर गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी की राय है। ओके, तो करेक्शन पर गोदरेज कंज्यूमर को खरीदें, ये है आपके लिए राय इस समय बंसल जी की तरफ से। अविनाश जी, कोई इम्पैक्ट देखते हैं ये जो प्राइस हाइक्स आ रही हैं? और हम वैसे भी खबरों में था कि एफएमसीजी कंपनीज अपने प्राइसेस थोड़े बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि कच्चे माल का जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़े हैं। आगे जाकर क्या इम्पैक्ट देखते हैं इस मूव का? मुझे लग रहा है कि दीपांशु, ये जो प्राइस हाइक्स आ गए हैं इससे डेफिनेटली कोई बड़ा इम्पैक्ट इनके वॉल्यूम ग्रोथ पे नहीं आएगा। मार्केट्स को ऐसा डर लग रहा था कि शायद प्राइस इंक्रीज आने के बाद वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट हो। मुझे लग रहा है अभी भी ये जो एफएमसीजी के कंपनीज है जो साबुन और जो कंज्यूमेबल्स बनाती है, इसमें हमको नहीं लग रहा है कोई वॉल्यूम में इम्पैक्ट आएगा। तो ऑब्वियसली जो चौथी तिमाही होगी वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी होगी। होपफुली हमको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ का भी जो पिकअप है जो सेकंड क्वार्टर में देखने को मिला है वो आपको थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑब्वियसली ये स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं तो गिरावट में जरूर खरीदने लायक है। गोदरेज कंज्यूमर, टिपिकली मैरिको, हमको लग रहा है ये दोनों स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको नजर रखे इन काउंटर्स पर। कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए जहां तक प्राइस हाइक्स का सवाल है इस स्पेस में। पर ढेरों स्टॉक्स हैं जो अर्निंग्स के दम पर आज एक्शन में आते हुए दिखेंगे। विप्रो और इन्फोसिस की बात करेंगे, पर उससे पहले सीईएससी, जहां पर कल सेठी साहब भी अब खरीदारी की राय देकर गए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कुणाल जी, सीईएससी की चार्ट कैसी लगती है? और आज क्योंकि अर्निंग्स के लिए थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे काउंटर के लिए? कल तो 6% ऊपर डेज हाई पर क्लोज हुआ था। देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में भी सीएससी पर खरीदारी की राय दी थी। कल बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ, बड़ा ब्रेकआउट हुआ, तो बहुत ऊपर के लेवल्स इसमें आते हुए मुमकिन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली अड़चन जो चार्ट पर है वो 681 681 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि वो लेवल्स बहुत क्रिटिकल होंगे। अगर ये स्टॉक 681 685 को पार कर लेता है तो फिर यहाँ पर 740 तक का रास्ता साफ हो जाएगा। 740 इवेंचुअल टारगेट है। 681 पार होगा तो नई खरीद करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, पहला टारगेट 681 रखकर होल्ड करें।
ओके, तो 681 का पहला टारगेट है, वहां पर आप रखें नजर। बट ऑफ कोर्स आज आएंगे नतीजे तो थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां से एक्सपेक्टेड है। बड़े डिविडेंड आने की भी संभावना है। जी सर, एक्सपेक्टेशन तो है। पिछली बार मेरे ख्याल से 1820 रुपये का डिविडेंड दिया था इन्होंने सीएससी ने, उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा आना चाहिए। तो वो एक वजह है, स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया एक्शन में है इसीलिए। चलिए, तो नज़र रखते हैं सर सीएससी पर, और भी काफ़ी सारे नतीजे आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप रखें नज़र। अविनाश जी, विप्रो से शुरुआत करते हैं क्योंकि ज़बरदस्त एक्शन में रहा है काउंटर, और मैनेजमेंट चेंज के बाद एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी बढ़ गई हैं। क्या विप्रो डिलीवर कर पाएगा उन एक्सपेक्टेशंस पर आज? इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक विप्रो ने बहुत एनालिस्ट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, और नए सीईओ आने के बाद तो काफ़ी इंप्रूवमेंट नंबर्स में भी आए हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो नंबर्स के एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे डेफिनेटली विप्रो काफ़ी अच्छी तरह से डिलीवर करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेलीकॉम स्पेस में जो अभी 5G का अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे हमको लग रहा है कि विप्रो और टेक महिंद्रा ये ऐसे दो विकल्प है जो बहुत ही स्ट्रांग है इस वर्टिकल स्ट्रेंथ में, तो इनको डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि विप्रो को इग्नोर जरूर करना नहीं चाहिए, और अगर कोई थोड़ी भी गिरावट मिलती है या निचले लेवल पे आपको स्टॉक मिलता है तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद अभी पॉजिटिवली सरप्राइज करने के लिए विप्रो के लिए काफ़ी स्पेस है, और हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली बायबैक का न्यूज़ फ्लो तो हुआ है, बट अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेटली FY22 में बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस विप्रो दिखाने की कैपेसिटी रखता है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, और जिनको थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है वो ये लेवल से भी खरीद सकते हैं। ओके, तो ये लेवल्स पर भी आप खरीद सकते हैं। देखते हैं कि आज नतीजे कैसे आते हैं और फिर फाइनली वहाँ से क्या समझना है। बट कंपनी एक ज़बरदस्त एक्शन में है, और हम देख भी रहे हैं कि लगातार तेज़ी में ही ये स्टॉक है। अपने बायबैक प्राइस से तो लगभग 15% ऊपर ही इस समय ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस, अविनाश जी, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है? और बाजार में लगातार ये भी कुछ बातें चल रही हैं कि बाकी बड़ी कंपनीज ने बायबैक कर दिया, इन्फोसिस ने नहीं ऐलान किया, तो क्या आज उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है या फिर सिर्फ नतीजों का ही दम रहेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु, इन्फोसिस ने बायबैक की कोई डेट या कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है, तो मेरे ख्याल से सबकी नज़र बेसिकली क्वार्टर के परफॉर्मेंस पे रहेगी, मैनेजमेंट के कमेंट्री पे रहेगी। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस TCS से आया और बाद में छोटी कंपनी टाटा एलेक्सी से आए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होने की अपेक्षा है। अगर मार्जिन कमेंट्री अच्छी है, ऑर्डर बुक होपफुली अच्छी तरह से बढ़ता है, और डिजिटल स्पेस में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स कंपनी करती है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में अच्छी खासी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तेजी पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा है कि कंपेयर टू TCS, इन्फोसिस थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर चुका है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस की जगह है। ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जरूर वैल्यू बन सकती है जिनको कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि है, क्योंकि होपफुली बाइडेन जब प्रेसिडेंसी संभालेंगे तो हमको लग रहा है कि जो नए ऑर्डर विन्स है वहाँ पे US मार्केट से तो काफी मदद ऑर्डर विन्स से इन्फोसिस को भी मिलेगी, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन। और आज रिजल्ट्स के बाद तो मेरे ख्याल से सबके एक्शन, कमेंट्री और गाइडेंस पे रहेगी, तो ये सारी बातें देखने के बाद ही फ्रेश व्यू लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो नजर रखें, दो दिग्गज इन्फोसिस विप्रो दोनों के आने वाले हैं नतीजे, और अनुमान है कि अच्छे ही रहेंगे ये नतीजे। वागले साहब, कल आपकी क्लोजिंग की कॉल SBI जबरदस्त एक्शन में रहे, PSU बैंक्स, उसमें फाइनली SBI ने भी पार्टिसिपेट करा। आज गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक बड़ा टारगेट आया है 383 रुपीज़ का, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट प्रीमियम देख रहे हैं। उनकी कन्विक्शन लिस्ट में भी उन्होंने इस स्टॉक को ऐड कर दिया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला समय अच्छा रहेगा। आज अगर गैप अप मिलता है SBI पर तो क्या करें वागले साहब? दीपांशु, कल जो मैंने कहा था वो ऑब्वियसली BTST था या आज 1-2 दिन के लिए था। मुझे 315-318 का टारगेट मुझे लगता है मे बी आज और कल के दिनों में आना चाहिए। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि SBI में फर्स्ट टाइम मंथली चार्ट्स पे मुझे जो पैटर्न दिख रहा है वो पॉजिटिव है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 292 से वन वे चलेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है ये, लेकिन अभी बड़ी थोड़े से लॉन्ग टर्म में 360-380 तक जा सकता है। मैं एवरी करेक्शन पे बाय करने की सलाह दूंगा। मुझे नहीं लगता ये 270 के नीचे जाएगा। ओके, तो 270 एक फ्लोर मान लें, थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा बट आगे जाकर अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। SBI है एक स्टॉक जहां पर रखनी है नजर। शुभम जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर राय दें, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा है जबरदस्त एक्शन बना है। 300 से 450 ऑलमोस्ट एक वन वे मूव ही आई है, और आज नोमुरा ने हाउसिंग फाइनेंस NBFCs पर बड़ा अपग्रेड किया है, और उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए तो वो 550 का टारगेट देख रहे हैं। फिलहाल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है चार्ट का?
दीपांशु जी, अगर हम ये पूरे सेक्टर को देखें, रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस, ये सब में ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम देखें तो एक जो हर्डल बना हुआ था 450 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे, वहाँ पे हमने कल सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग देखा है। तो मुझे लगता है ये सारे डेटा पॉइंट यही इंडिकेट कर रहे हैं कि एक फ्रेश मूव हमें यहाँ से देखने को मिलना चाहिए। तो 3-4 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि आज इसमें एक हमें प्राइस ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो मेरी राय में एक ऑप्शन ट्रेड यहाँ पे आज हमें इनिशिएट करना चाहिए। 450 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है लगभग 15 रुपये के आसपास क्लोज हुआ था। इस कॉल ऑप्शन को खरीदें, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 11 रुपये पे, और 21 से 22 रुपये तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो कॉल ऑप्शन के थ्रू एक लॉन्ग ट्रेड LIC हाउसिंग फाइनेंस पे इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो कॉल ऑप्शन के थ्रू LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप करें ट्रेड। ज़बरदस्त एक्शन में रहेंगी ये सारी NBFCs। नोमुरा की तरफ से एक हाई कन्विक्शन लिस्ट आई है और उसमें सारे NBFCs पर उन्होंने अच्छे टारगेट्स दिए हैं। M&M फाइनेंस, वागले साहब जरा इस पर भी राय दें, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने अपग्रेड किया है और 230 का अब ये लक्ष्य दे रहे हैं। स्टॉक 190 के करीब है। दीपांशु, ये स्पेस में ये स्टॉक सबसे अच्छा नहीं है, ये मैं कहूंगा, लेकिन जाएगा ये ऊपर 200-205 तक के मैं अपसाइड देख रहा हूँ। 189 का क्लोज है, मुझे लगता है 182-183 के स्टॉप लॉस से अगर आप 195, 200, मे बी 205 कुछ पोजिशनल व्यू से ये हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम इसमें नहीं है। तो इससे बेटर है LIC हाउसिंग फाइनेंस कहिए या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वो स्टॉक मुझे बेटर लग रहे हैं। तो श्रीराम और LIC यहाँ पर ज़्यादा एक्शन रहेगा। M&M फाइनेंस में शायद उतना एक्शन नहीं आए, पर कल हमने जरूर देखा कि 2.5% की तेजी के स्टार्ट थी। स्टॉक हुआ है बंद। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं पिक ऑफ द डे के लिए कौन सा स्टॉक चुना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को ऐसा लगता है कि टाटा पावर पे नजर रखें। टाटा पावर में एक अच्छा पावरफुल मूव देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक यहाँ से अभी और भी पावरफुल मूव दिखाने को तैयार है। टाटा पावर के अंदर 86 के लेवल से एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए, जिसमें स्टॉक यहाँ से ऊपर में 90 रुपए से लेकर 94 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो लोग पोजीशंस होल्ड करके चले। कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें, जिसमें नीचे में 82 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 90 रुपए का पहला टारगेट होगा और 90 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 94 से 95 रुपए तक का मूव टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो टाटा पावर के अंदर खरीदारी करें। इंट्राडे और आने वाले 1-2 दिनों में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो 90 और 94 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें टाटा पावर पर। यह है आपके लिए सुमित जी की पिक ऑफ द डे।